हेलो बच्चों, आज आपके सामने में उस्मानी सर लेके आए हैं मैग्नेटिज्म पर बेहतरीन सा टॉपिक मैग्नेटिक डायपोल। चूंकि मैग्नेटिज्म पे जो बहुत सारा क्लासेस अपलोड है, अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो आप जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करो और जाके देखो, वो सारे वीडियोस को जरूर देखो। आपको मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। बहुत कम शब्दों में बहुत कम लेंथ का वीडियोस है, आप जाके देख सकते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आप जितने वीडियोस है सबको देखो, मैग्नेटिज्म के बारे में आपको नॉलेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अलग से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इस कड़ी में कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको जाके आप देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैग्नेटिक डायपोल है। तो मैग्नेटिक डायपोल के बारे में कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिनिमम पॉसिबल कम से कम डिस्टेंस पे हो और दोनों का पोल स्ट्रेंथ इक्वल हो, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो भी बार मैग्नेट है यानी क्षर चुंबक है, उसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल ही बोलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा मैग्नेटिक डायपोल का स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, यानी मैग्नेटिक डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी बार मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना फोर्सफुल है, उसके लिए हम लोग उसकी मेजरमेंट को डायपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। तो डायपोल मोमेंट का मेजरमेंट कैसे होता है? तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। चूंकि हमारे पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ इक्वल होता है और इसको जनरली हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो कहता है आइदर ऑफ का मानी होता है दोनों पोल स्ट्रेंथ में से किसी एक का पोल स्ट्रेंथ लेना है, दोनों का नहीं लेना है। और उसके बाद दोनों के पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी दोनों के पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो जनरली वो जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इसके लिए हमने वाइट ले लिया और यहाँ भी वाइट ले लिया। जनरली जो पोल बार मैग्नेट का जो पोल होता है उसका जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है उसके बिल्कुल एंड में नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर धसा होता है, थोड़ा सा अंदर धसा होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डिस्टेंस, यानी जहाँ से पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा एंड से अंदर होता है, उन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको जनरली हम लोग 12 से डिनोट करते हैं। वो इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने देखा होगा, वहाँ पे हम लोग 12 से इसको डिनोट कर रहे थे। अब सवाल है कि 12 क्यों लेते हैं, एल क्यों लेते हैं, तो मैंने पहले ही बोल रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब हम डायपोल की बात करते हैं तो डायपोल में 12 का लेंथ लेने के पीछे एक ही मकसद है कि कैलकुलेशन जो कन्वीनियंस है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सुविधा होती है, इसलिए उसका 12 लिया जाता है। अदरवाइज उसका कोई कारण नहीं है। अगर आप चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस डी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम लोग ट्रेडिशनली यहाँ 12 लेके चलते हैं। तो डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है आइदर ऑफ दोनों पोल में से किसी एक का पोल स्ट्रेंथ दैट इज एम, और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है यानी 12, तो ये 12 से यानी दोनों के पोल के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा डायपोल मोमेंट होता है। और ये डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। पोल स्ट्रेंथ चार्ज के सिनोनिमस है। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात करा था, तो उसी तरह से सिनोनिमसली हम लोग जो है इसको कंपेयर करते हैं। नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को पॉजिटिव चार्ज के सिमिलर और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को नेगेटिव चार्ज के सिमिलर हम लोग कंसेप्चुअली इसको हम लोग इस तरह से मान के चलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे वहाँ हम लोगों ने चार्ज लिया था, जैसे कि कोई यहाँ नेगेटिव चार्ज है क्यू, दूसरा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 12 है, तो यहाँ पे दोनों के बीच जो पोल स्ट्रेंथ था, डायपोल मोमेंट था, तो डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू हुआ था वो आइदर ऑफ द चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज लेना था। किसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम लोग नहीं करते, आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेना है, ये 12।
तो इसी तरह से यहाँ आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ लेना है, साउथ पोल लो या नॉर्थ पोल लो, उसका पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे m आ जाता है, और दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 12 आ जाता है, 12। तो अब ये 12 को हमको वेक्टर दिखाना है, तो जब हम वेक्टर दिखाते हैं 12 को, तो ये डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। 12 ये हमारा स्पेशली डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डिस्टेंस मतलब नॉर्थ साउथ के बीच का डिस्टेंस, और जब 12 पे आप एरो लगा देते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं बोलने का, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग, और जब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो कहने की डायरेक्शन शो करना पड़ता है, इसलिए बाजू में लिख दिया गया है ये साउथ टू नॉर्थ, यानी डायपोल मोमेंट जो ये m होता है इसका डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा। अब रह गया इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट बिल्कुल क्लियर है, पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर, और ये लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो एम्पियर मीटर और फिर मल्टीप्लाइड मीटर, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एसआई यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, और एक यूनिट और लेते हैं, इसको बोलते हैं जूल टेस्ला इनवर्स। तो ये हो गया आपको डायपोल मोमेंट का वैल्यू। अब आता है थोड़ी सी जानकारी है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर हम लोग जब डायपोल की बात करते हैं, बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो तरह का लेंथ है। एक तो लेंथ है, मान लो ये साउथ पोल है और यहाँ पे हमारा ये नॉर्थ पोल है, तो दोनों पोल के बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जनरली हम 12 लिखते हैं। ये हुआ हमारा पोल की डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच जो मैग्नेटिक पोल है, उस मैग्नेटिक पोल के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। इस डिस्टेंस का नाम है मैग्नेटिक लेंथ। ये हमारा मैग्नेटिक लेंथ। उसके बाद दोनों एंड्स के बीच का डिस्टेंस, यानी एंड्स का मतलब है इस छोर से लेकर के इस छोर तक, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ। इस लेंथ का नाम है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी, दोनों छोर के बीच की दूरी से कम है। अब सवाल है कि कितना कम होता है, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ के बीच का रेशियो लेते हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ पोल के बीच जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, ये मैग्नेटिक लेंथ और एक्चुअल में दोनों छोर के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं, इन दोनों का रेशियो 6:7 है। यानी अगर ये डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होगा, इसी रेशियो में आता है। और जब इसको फाइनली डिवाइड किया तो रफली इसको हम लोग लेते हैं 0.84, यानी दोनों के बीच जो रेशियो है वो 0.84 होता है। अब आता है पोल स्ट्रेंथ, जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी बार मैग्नेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पे पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे वो डिपेंड करता है। ये डिपेंड कैसे करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लिया जाए कि कोई एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड का छोर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसका डायपोल मोमेंट, डायपोल का जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ हमारा m है। अगर इस एरिया को अगर हम कम कर दें या हाफ कर दें, एरिया को अगर जस्ट हाफ कर दिया तो पोल स्ट्रेंथ भी इसका हाफ हो जाएगा। यानी पोल स्ट्रेंथ जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना उसको बढ़ाओगे पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू उतना बढ़ेगा, अब जितना घटा दोगे पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू उतना ही घटेगा। तो कहते हैं पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि पोल स्ट्रेंथ अगर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो क्या डायपोल मोमेंट भी डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो उस चीज को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने एक बार मैग्नेट लिया है, यहाँ पे दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 12 है, जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, यानी पोल स्ट्रेंथ इसका हमने ले लिया
स्मॉल एम, और इसका भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो ये दो पोल्स हमारे पास है। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लो समथिंग ए है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ यानी m है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 12। ये वैल्यू हो गया इस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट। और अगर वेक्टर दिखाना है तो यहाँ एरो डाल देते हैं हम लोग। अब हमने क्या करा, इस डायपोल मैग्नेटिक डायपोल को या बार मैग्नेट को बिल्कुल बीच से हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड करा। तो जब दो पार्ट में डिवाइड करा तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हाफ हो गया। अगर हाफ हो जाएगा तो इसका जो डायपोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ जो होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ होगा, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ हो जाएगा। लेकिन सो फार एज लेंथ को हमने चेंज नहीं करा, लेंथ वही है। अगर आप एक पार्ट का अगर यहाँ पे डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं और मान लेते ये m डैश है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ इसका कितना हो गया, m/2 आ गया। तो ये m/2 आ गया एंड मल्टीप्लाइड पोल उसकी जो डायपोल की जो लेंथ है वो तो 12 है, उसको चेंज नहीं करा है। तो अगर ये हाफ को बाहर कर लिया जाए तो ये m/12, अगर वेक्टर दिखाना है तो वेक्टर दिखा दो, और ये वैल्यू हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक ये m के बराबर, यानी डायपोल मोमेंट जो है उसका हाफ बाहर में है। अगर डायपोल को मैग्नेटिक डायपोल को अगर हमने मैग्नेटिक डायपोल को हमने हाफ कर दिया लेंथ वाइज यानी लेंथ के अलोंग में इसको हमने 50-50 कर दिया, हाफ कर दिया, तो एक एक पार्ट का जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है प्रीवियस यानी पहले के जस्ट हाफ हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर हम उसको वर्टिकली अगर कट करते हैं यानी उसको लेंथ के सेक्शंस के अलोंग अगर काटते हैं, इसको इस तरह से बीच से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह से मैग्नेट हमारा दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा। प्रीवियसली पहले अगर उसका लेंथ अगर हमने 12 रखा है तो अब ये दोनों के बीच का लेंथ जो है वो LL हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो LL हो जाएगा, इसका भी L हो गया, इसका भी L हो गया। अब अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन का, चूंकि अगर इनका डायपोल का जो पोल स्ट्रेंथ है अगर m है तो अभी भी इसका पोल स्ट्रेंथ m ही होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने चेंज नहीं करा, वो बिल्कुल वही है। क्योंकि हमारा जो डायपोल का पोल स्ट्रेंथ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये चेंज नहीं है। हाँ, हमारा उसका जो लेंथ है वो लेंथ जरूर चेंज हो गया। यानी अगर एक्सिस के अलोंग यानी उसके लेंथ के परपेंडिकुलरली एक्सिस के लॉन्ग अगर डायपोल को कट करके दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए तो उनका पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करता है, लेकिन क्या डायपोल मोमेंट चेंज करता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट को हमने मान लिया m डैश, या आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, किसी एक पार्ट का ले लेते हैं, आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मान लिया हमने इसको m। अब मल्टीप्लाइड हो जाएगा इनके दोनों के बीच का जो लेंथ है यानी वो लेंथ L है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। अब अगर इसको हम यूं कहें कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके m/12 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हाफ, और ये वैल्यू को अगर हम m मान लेते हैं तो यहाँ पे m आ गया। यानी इसका डायपोल मोमेंट को अगर यह m मान लिया जाए तो ये हो जाएगा आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड उसका डायपोल लेंथ यानी 12, यानी उसका ये हाफ हो जाता है। तो अगर आप इसको अब ऐसे देखो, मैग्नेट को चाहे तो आप लेंथ के अलोंग अगर उसको डिवाइड कर दो इक्वली तो पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा, वहां भी चेंज होगा और यहां भी चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ कहा कि अगर लेंथ के अलोंग अगर इसको डिवाइड करो तो पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगा, यानी वो भी कम हो जाएगा। हमने 50-50 किया तो पोल स्ट्रेंथ भी 50-50 हो गया। लेकिन अगर एक्सिस के
अलोंग उसके लेंथ के परपेंडिकुलर अगर डिवाइड करते हो तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है, पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलता है, लेकिन डायपोल मोमेंट बदल जाता है। तो ये सारा चीज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे स्पेस में, किसी जगह में, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का बात जब हम करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो उसको समझना ऐसे है। मान लिया कि ये स्पेस है हमारा, इस स्पेस में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर एक यूनिट नॉर्थ पोल को लेके आता है। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब है कि उस नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो यूनिट है, यानी 1 है। उस वैल्यू को यहाँ लेके आते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस स्पेस में, इस रीजन में, इस पर जितना फोर्स लगेगा दैट वेरी फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डिफरेंट नाम से जाना जाता है, लेकिन सिंबल में इसको हम लोग बी से ही डिनोट करते हैं। तो एक चीज ये याद रखना है आपको। दूसरा ये है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट ए पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। वो जो मैंने कही दिया कि यूनिट नॉर्थ पोल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लाओ और मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन उस पॉइंट का कहते हैं, उसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक बार मैग्नेट ले लिया। एक बार मैग्नेट लेकर के हम लोग एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और उस पॉइंट के हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट है, ये बार मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग, बार मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग में एक पॉइंट ले लिया। जैसे ये एक्सिस को अगर ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो इसके अलोंग में एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का नाम है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट हमने ले लिया। इस एक्सियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी बी निकालना है। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, बी निकालना है। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं वहां पे हम नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं हम लोग। ये ऐसा कंसीडर करते हैं, इनफैक्ट वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, उस जगह पे ये कंसीडर कर लेते हैं कि नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ यानी यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ वहाँ पे रखा हुआ है। अब ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल है या यूं कहो कि बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से, एक बार यहाँ पे नॉर्थ पोल से, एक बार साउथ पोल से, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, मैग्नेटिक फोर्स यूनिट पोल पे लगता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर किसके कारण मान लेते हैं, ड्यू टू नॉर्थ पोल के कारण। अब ये नॉर्थ पोल के कारण कितना होगा, तो नॉर्थ पोल के कारण जो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पी पॉइंट पर, वो होगा, सिंबल में इसको आप लिख सकते हो बी लिखते हैं, और नॉर्थ पोल के कारण है तो और बी एन कर देते हैं इसको, नॉर्थ पोल के कारण है बी एन। अब यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेते हैं। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे इसका पोल स्ट्रेंथ हमने मान लिया m है, और इस पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि यूनिट है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू और यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ से डायपोल के या बार मैग्नेट के सेंटर से इसकी दूरी यहाँ पे इस ऑब्जर्विंग पॉइंट की दूरी r है।
और इसकी पूरी लंबाई 12 है, तो यहाँ से ये लेंथ l हो जाएगा। तो अगर हमें ये डिस्टेंस यहाँ से निकालना, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, इस पूरे डिस्टेंस यानी r में से ये डिस्टेंस l माइनस कर देंगे तो ये r माइनस l हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा r माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा। अब रही डायरेक्शन की बात कि डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो चूंकि ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल आप मानते हो, तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये नॉर्थ पोल जो है इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी n से p की तरफ रिपेल करेगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं np में ऐसे एरो लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो ये मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, वेक्टर में अगर दिखाते हो किधर लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये वैल्यू किधर लग रहा है, n से p की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको हम लोग सिंपली जो है np पर एरो लगा देते हैं, डायरेक्शन समझ में आ जाता है। उसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट p और लिख दें कि ये ड्यू टू साउथ पोल, ड्यू टू साउथ पोल, यहाँ आप इसको कंप्लीट करके लिख सकते हो ड्यू टू साउथ पोल। तो यहाँ हमने कर दिया, ये नॉर्थ पोल है ये, और यहाँ पे साउथ पोल कर दिया, ड्यू टू साउथ पोल। कितना हो जाएगा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग बी ही लिखेंगे। साउथ पोल है तो बी एस कर दिया और एरो लगा दिया, वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ इसका भी वही होता है बच्चों, m ही होता है। अगर इसके पोल स्ट्रेंथ m लिख देते हैं हम और मल्टीप्लाइड यहाँ पे मान के चलते हैं यूनिट पोल स्ट्रेंथ 1 है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर से इसकी दूरी r है और ये फर्दर ये डिस्टेंस l उसमें ऐड कर दो तो r प्लस l हो जाएगा, यानी r प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा। रही बात डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन में क्या होगा, ये साउथ पोल है और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं यूनिट नॉर्थ पोल, तो ऑब्वियसली उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है और सेम पोल यानी साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है। तो यहाँ रिपल्सन हुआ था, इधर इसकी तरफ डायरेक्शन था और ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। तो इधर की तरफ हो जाएगा तो किधर से किधर होगा, P से S की तरफ। तो हम लोग यहाँ सिंपली PS लिख करके उसमें एरो लगा देते हैं, बताने का काम करता है कि ये वैल्यू किधर की तरफ काम कर रहा है, किधर लग रहा है, यानी फाइनल डायरेक्शन किधर है, ये फोर्स किधर काम कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या करा, सेपरेटली नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लिया। अब इस पूरे बार मैग्नेट की बात अगर हम करें कि ये पूरे बार मैग्नेट के कारण कितना लग रहा है, तो एक साथ हम दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे याद रखना है कि ये वेक्टर एडिशन होगा। यहाँ पे हम लोग वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, तो यहाँ वेक्टर एडिशन की बात करके इसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकालना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी लिख सकते हो, एट P पर, किसके कारण, ड्यू टू, अब पोल नहीं पूरे बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट या कभी कभी मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली B लिखते हैं और चूंकि ये एक्सियल लाइन पर ये पॉइंट पे एक्सिस के अलोंग है तो सिंबॉलिक में या BA कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा इस डायरेक्शन में N से P की तरफ, इस डायरेक्शन में हमारा क्या BN है, ये BN है। उसके बाद ये जो BS है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, BN तो इधर है हमारा, ये BN इधर है, लेकिन BS हमारा इधर की तरफ है, ये BS इधर है। किसी वेक्टर को अगर U टर्न देना है 180 से, अगर इसको घुमा देना है इस डायरेक्शन में, तो ये जो BS है इसके साथ माइनस लग जाएगा। कोई भी वेक्टर अगर आपने 180 से घुमा दिया तो वहां पे माइनस साइन लग जाएगा, तो BS के साथ यहाँ माइनस लग जाएगा। अब उस समय ये BN और ये BS डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा इसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं, उसको हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है इसमें प्लस कर देंगे माइनस BS को,
तो bs को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, bn का वैल्यू bs का वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो bn एक बार लिख देते हैं और माइनस को बाहर कर ले, यहाँ पे bs कर दिया। अब इस वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इस जगह का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस जगह का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हो गया। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं, इस कैलकुलेशन को यहाँ लेके आते हैं। अब डायरेक्ट जो हमारा बी ए यानी एक्सियल हो गया, अब इन दोनों को ऐड करना है बच्चों। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका जो है ये बी एन है, दिस इज बी एन एंड दिस इज बी एस। ये bn है और ये bs है, तो पहले bn रखते हैं उसके बाद bs रखते हैं। दोनों में कॉमन आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m इंटू 1 यानी m। इसको हम अगर बाहर ले लें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद ये m को भी बाहर कर सकते हो। अब अंदर में रह गया bn पहले है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस के बाद bs का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन r प्लस एल होल स्क्वायर। तो ये फाइनल वैल्यू आया हमारा, ये फाइनल वैल्यू आया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मांगता है, अब इसका कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद m बाहर में है। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर। कैसे आएगा देखो, r माइनस एल या r प्लस एल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। और चूंकि दोनों में होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर भी आ गया। ये फैक्टर यहाँ पे आ जाता है यानी r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस ये वाला यहाँ आ जाएगा r माइनस एल होल स्क्वायर। ये जस्ट कैलकुलेशन है बच्चों, आप जान सकते हो। तो ये 4 पाई m, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ l इंटू आर या r इंटू एल। उसका इसको एक्सपेंड करो, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस शुरू में है तो ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 2rl है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2lr या rl हो जाएगा, एंड डिवाइडेड हो जाएगा r स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिलेशन में ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब टोटल वैल्यू हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अब यहाँ आ गया 2rl प्लस 2rl, तो ये हो गया 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। यहाँ तक आया। अब इसको फिर हम लोग इधर लेके आ जाते हैं। अब ये वैल्यू जो आया हमारा बी ए का, एक्सियल में बी ए का, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का मतलब यह है कि ये जो m है, इस m को हम 2l से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायपोल मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा हमें। उसके बाद हमारे पास 2 बच जाता है और एक r भी रह जाता है, इसको भी लिख देते हैं। एंड डिवाइडेड में ये r स्क्वायर और l स्क्वायर जो है, ये r स्क्वायर l स्क्वायर में अगर देखें, ये जो l है इसको हम डायपोल अगर कहते हैं तो देखने के लिए विजिबली ये हम बड़ा दिखाते हैं, बट जब डायपोल की बात हम करते हैं तो इसका जो लेंथ है बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। क्योंकि डायपोल का मतलब ही होता है कि दोनों पे जो पोल है उनके बीच की दूरी जो है जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो, जितना कम से कम रख सकते हो, उतना बेहतर है, उतना अच्छा आइडियल डायपोल बनेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इसके लेंथ l की बात करेंगे तो r के रिस्पेक्ट में
एल का जो वैल्यू है बहुत छोटा होता है, या यूं कहो कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। जब आर का वैल्यू एल से बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को सिंपली हम लोग आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर मान सकते हैं, यानी एल स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर ये आर स्क्वायर रह गया और स्क्वायर फिर है तो आर पावर 4 हो जाएगा ये, तो एक आर तो आप यहाँ से कैंसिल कर दो, ये आर क्यूब हो जाएगा। अब जो वैल्यू यहाँ आ गया तो ये आ गया आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये वैल्यू हमारा आ गया एम डाइपोल मोमेंट, और ये जो 2 है 2 यहाँ रह गया एंड नीचे रह गया आपको आर क्यूब। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सारे वैल्यूज को हम लोगों ने निकाल लिया, यानी फाइनली हमारा जो वैल्यू आया एक्सियल पॉइंट पे बी ए, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट यानी एम अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू आया फाइनली। तो अभी हम ये देखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है? तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चों एम का, वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है, और फाइनल जो वैल्यू हमने बी ए का निकाला है उसका भी डायरेक्शन हमने इधर ही लिया है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए किसी एक तरफ हम लोग माइनस का यूज नहीं करेंगे। अगर डाइपोल मोमेंट इधर होता और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इधर की तरफ होता तो उस समय एक दूसरे के अपोजिट होता, किसी एक डायरेक्शन में हम लोग माइनस का इस्तेमाल कर दे तो यह माइनस इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यानी एक्सियल पॉइंट पर, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा उसका वैल्यू इतना आएगा। तो ये हुआ एक्सियल बार मैग्नेट के या मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल लाइन, एक्सियल पॉइंट पे उसका इंटेंसिटी। इसी तरह से बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, उस लाइन पर उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा तो ये आप अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, देख सकते हो। तब तक के लिए आप उस्मानी सर को दो इजाजत, इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।